नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का तीसरा लेसन है सामाजिक असमानता एवं अपवर्जन के प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता एक सापेक्ष अवधारणा है, यानी कि समाज के अंदर जो असमानता होती है, यानी कि प्रत्येक समाज के अंदर जो असमानता होती है वो क्या कहते सापेक्ष अवधारणा है, यानी कि लोगों की यह मान्यता है कि सभी धर्मों में असमानताएं होती हैं। सामाजिक असमानता एक ऐसी भिन्नता है जो दो या दो से अधिक इकाइयों की तुलना करने से ज्ञात होती है, यानी कि दो या दो से अधिक इकाइयों की तुलना करने, यानी कि एक समाज का दूसरे समाज के साथ में या किसी जाति या धर्म के साथ में अगर हम तुलना करते हैं तो उस तुलना के आधार पर हमें जातिगत सामाजिक असमानताएं नजर आती हैं। सामाजिक असमानता के अनेक आधार होते हैं, यानी कि सामाजिक असमानता को देखने के लिए अनेक आधार होते हैं। इन आधारों के आधार पर हम सामाजिक असमानता को देख सकते हैं, जैसे लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, जाति, धार्मिक मान्यताएं, भाषा, परिवार की प्रकृति, सामाजिक परिस्थिति, संसाधन एवं सांस्कृतिक पहचान। यानी कि इन आधारों पर एक समाज का दूसरे समाज के साथ तुलना करके सामाजिक असमानता को देखा जा सकता है कि कौन सा समाज के अंदर कैसी स्थिति है। सामाजिक असमानता का कोई न कोई आधार अनिवार्य रूप से होता है, यानी कि किसी एक आधार को लेकर के ही सामाजिक असमानता को देखा जा सकता है तथा इसी आधार पर दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच तुलना की जाती है, यानी कि दो इकाइयों के बीच में तुलना इन्हीं आधारों पर की जाती है। फिर आगे सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन को हम एक सामाजिक स्थिति या एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक स्थिति के रूप में सामाजिक अपवर्जन का तात्पर्य कोई समूह की मुख्य धारा का भाग नहीं है, कि समाज के किसी एक मुख्य धारा को लेकर के नहीं चलता है। एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक अपवर्जन का अर्थ है किसी समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग करके सीमांत स्थिति में पहुंचाया गया है। सामाजिक अपवर्जन का क्या अर्थ है कि किसी समूह को समाज की मुख्य धारा से, यानी कि एक समूह बना करके उसे समाज से अलग करके सीमांत स्थिति में पहुंचाया जाता है, यानी कि मुख्य धारा से, यानी कि समूह को समाज से अलग करके उसे अपने एक अलग ही स्थिति में पहुंचाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, अपवर्जन कहा जाता है। भारत में जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग अपवर्जन की श्रेणी में आ गए हैं, यानी कि भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है उसको अनुसूचित जातियों को और पिछड़े वर्ग को अलग कर दिया जाता है, तो ये जो कहलाती है क्या कहते हैं, अपवर्जन की श्रेणी में गिने जाते हैं। फिर आगे है जाति पूर्वाग्रह, यानी कि जातियों को लेकर के क्या अनुमान लगाए जाते हैं। जाति भारतीय समाज संरचना की एक विशिष्ट संस्था है जो वर्ण से कालांतर में उत्पन्न हुई है। प्रारंभ में जाति का संबंध मूल स्वभाव एवं गुणों से रहा है, यानी कि प्रारंभ में जाति का जो संबंध किससे रहा है, मूल स्वभाव, यानी कि व्यक्ति का जैसे स्वभाव है और जैसे इसके गुण है, यानी कि जैसा वो कार्य कर सकता है तो उसको वैसी जाति में उसे सम्मिलित कर दिया जाता है, यानी कि प्राचीन समय में जब वर्ण व्यवस्था थी। गुणों से रहा है, न कि जन्म से, लेकिन कालांतर में चार वर्णों में और अधिक पेशेगत विभेदीकरण एवं उनके अस्तित्व के कारण जातियाँ अस्तित्व में आई है। लेकिन वर्तमान में क्या कहा जाता है कि जन्म से, यानी कि जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है या जिस वर्ण में जन्म लेता है तो उस वर्ण का नाम दिया जाता है। तो इन्हें चार वर्णों में विभक्त कर दिया गया है और अधिकतर पेशेगत विभेदीकरण एवं अस्तित्व के कारण जातियाँ अस्तित्व में आई है। और कुछ जातियाँ जो है कि जो पेशा है, जो कार्य करते हैं, उस पेशे के आधार पर उस जातियाँ के नाम आए और वो अस्तित्व में आई। और धीरे धीरे स्वभाव एवं गुण स्थायी होने के कारण यह योग्यता जन्म में बदल गई और धीरे धीरे लोगों ने अपने व्यवसाय के आधार पर ही उसको योग्यता को जन्म में बदल दिया, यानी कि जो जिस कुल में जन्म लेता है तो उसे उस जाति का मान लिया जाता है। जाति पर आधारित अंतर विवाही समूह है तथा इसके साथ व्यवसाय पेशे जुड़े होते हैं, यानी कि जाति के अंदर जन्म पर आधारित है और अंतर्विवाही समूह, यानी कि अपने ही समाज के अंदर विवाह करके तो उसे कहते हैं अंतर्विवाही समूह कहते हैं तथा इसके साथ व्यवसाय पेशे जुड़े होते हैं, यानी कि प्रत्येक जाति के साथ में उसका व्यवसाय और पैसे जोड़ दिए जाते हैं। प्रत्येक जाति के सदस्य दूसरी जाति के बारे में कुछ पूर्वाग्रह धारणाएं रखते हैं।
ये पूर्वाग्रह ही आगे चलकर जातिवाद में बदल जाते हैं। यानी कि प्रत्येक जाति के लोग जो है दूसरी जातियों के बारे में कुछ अनुमान रखते हैं, कुछ धारणाएं रखते हैं, और ये पूर्वाग्रह ही आगे जाकर के जातिवाद में बदल जाते हैं, यानी कि जाति विशेष में ये कारण बन जाते हैं। लोकतंत्र में संख्या बल के महत्व के कारण अनेक जातियों को राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक बनाने के लिए आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। वोट बैंक का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जाति का अधिक प्रचार करके और अपने जाति को महत्व अधिक देता है, तो उसे वोट बैंक बनाने के लिए आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। परिणामतः आरक्षित और अनारक्षित जातियों पर परस्पर घृणा, विद्वेष, संघर्ष की स्थितियां ने जातियों के मध्य एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह को और अधिक बल प्रदान कर दिया है। यानी कि इस वोट बैंक के कारण आरक्षित और अनारक्षित जातियाँ, यानी कि जिनको आरक्षण प्राप्त है, जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से घृणा, विद्वेष की भावना से देखते हैं, और संघर्ष की स्थिति ने जातियों के मध्य एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह को और अधिक बल प्रदान कर दिया है। यानी कि दोनों ने जातियों, इन अनुमानों ने ही जातियों के अंदर भेदभाव उत्पन्न किया है। फिर आगे हैं अनुसूचित जातियाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जातियाँ की जनसंख्या है। यानी कि कुल जनसंख्या में से 16.6% लोग जो है अनुसूचित जातियों के हैं। जो लोग सफाई करने, मेला ढोने, यानी कि अनुसूचित जातियों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सफाई करने, मेला ढोने तथा चमड़ा साफ करने के काम में लगे होते हैं, यानी कि इन्हें अनुसूचित जातियों के अंतर्गत गिना जाता है। अनुसूचित जाति के आधे लोग मजदूरी करते हैं। इनमें चमड़े का काम, जुलाहे का, मछुआरे का, डोडा चुनने का, रस्सी व टोकरी बनाने का, धोबी का, शिल्पी का, सफाई का, जूता बनाने, लोहार, ढोल बजाने का, शराब बनाने का आदि कार्य करते हैं। अनुमानतः कुल बंधुआ मजदूरों में से 2/3 बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के हैं। यानी कि बंधुआ मजदूर से कहते हैं कि जो प्रतिदिन अपनी मजदूरी करते हैं और उसका पारिश्रमिक लेते हैं। तो अनुमानतः इसमें से अनुसूचित जाति के लोग ही ज़्यादा होते हैं। ये अधिकतर गरीब रेखा के नीचे जीवन जीते हैं तथा आर्थिक सामाजिक शोषण के शिकार है। यानी कि इन्हें गरीबी रेखा के नीचे इनको गिना जाता है और आर्थिक सामाजिक शोषण के शिकार होते हैं। यानी कि एक तो इनको आर्थिक शोषण भी होता है और इसे समाज के द्वारा भी इनका शोषण किया जाता है। फिर अनुसूचित जातियों की नियोगिताएं। असमानता और अपवर्जन के कारण अनुसूचित जातियों पर लादी गई नियोगिताएं, यानी कि नियम और कानून परंपरागत सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही है। यानी कि परंपरा से जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है उन्हीं का एक हिस्सा ये रही है। फिर इसमें है ये निम्न प्रकार है धार्मिक नियोगिताएं, यानी कि धर्म के आधार पर जो नियम कानून बनाए जाते हैं, सामाजिक नियोगिताएं, आर्थिक नियोगिताएं एवं राजनीतिक नियोगिताएं। ये सभी नियोगिताएं मध्यकालीन समाज व्यवस्था का भाग थी। स्वतंत्रता के पश्चात इन सभी का निर्मूलन कर दिया गया। यानी कि ये सभी जो नियम और कानून थे वो मध्यकालीन समाज व्यवस्था तक रही हैं। स्वतंत्रता के बाद इन सभी निर्मूलन कर दिया, यानी इन सभी नियोगिताओं को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में जो समस्याएं तथा असमानता नियोगिताएं हैं वे है आर्थिक, यानी कि वर्तमान में जो इनके लिए समस्या है वो क्या है, आर्थिक समस्या इनके लिए। राजस्थान की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ तथा उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि राजस्थान के अंदर जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। पहला है अर्थ। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार, यानी कि अर्थ किसे कहा गया है, एक जनजाति परिवार का एक संकलन है, इसका एक नाम है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भूभाग को अधिकार रखती है, यह अधिकार बताती है और जो अंतर्विवाही रही है चाहे वह अंतर्विवाही न हो। यानी कि इंपीरियल गजेटियन ऑफ इंडिया ने क्या बताया है कि जनजाति उसे कहा गया है कि जो उसे एक परिवार का संगठन माना गया है, यानी कि उस जाति का एक नाम होता है और उस जाति में रहने वाले व्यक्ति सभी एक ही बोली को बोलते हैं और वो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं और वो उस भूभाग पर रह करके या अपने ही उस समाज के अंदर अंतर्विवाही होते हैं। उन्हें क्या गिना गया, अनुसूचित जनजाति गिना गया। फिर इनकी जनसंख्या, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जातीय आबादी 8.61% है। राजस्थान में जनजाति संख्या 92,38,534 है, जो कुल आबादी का 13.48% है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय आबादी उदयपुर
जिले में है। यानी कि राजस्थान की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? उदयपुर जिले में है। और राज्य में सर्वाधिक आबादी मीणा जनजाति है। और पूरे राज्य के अंदर सर्वाधिक जनजाति किसे माना गया है? मीणा जनजाति को माना गया है। राजस्थान में जनजाति समूह, यानी कि राजस्थान में जनजाति समूह कहाँ कौन कौन से है? राजस्थान में 12 जनजाति समूह निवास करते हैं। यानी कि कुल 12 जो जातियाँ हैं वो जनजाति समूह के अंदर गिनी जाती है। इनमें है भील, मीणा, गरासिया, डामोर, सहरिया तथा भील मीणा प्रमुख ये, यानी कि इनमें से ये मुख्य जातियाँ। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। यानी कि जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि जनजाति की जो जितनी जनसंख्या है वो राजस्थान का देश में 5वां स्थान आता है। यानी कि 5वें स्थान पर इसको गिना जाता है। फिर राजस्थान में जनजातियों की भौगोलिक बसावट, यानी कि राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में ये रहते हैं, इस संदर्भ में निम्न तथ्य अवलोकनीय है। यानी कि देखे जाते हैं जनजाति के लोग रियासत काल में देशी रियासतों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। यानी कि रियासत काल से ही, यानी कि देशी रियासतों में अपनी सीमा क्षेत्रों में ही ये निवास करते हैं। इनके निवास क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों का संपर्क यातायात व आवागमन के साधनों से वंचित रहा है। यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं तो इनके लिए आवागमन और यातायात के जो साधन है ये हमेशा उनसे वंचित रहते हैं। वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव इन पर आंशिक रूप से पड़ा है। यानी कि वर्तमान की स्थिति से इनमें कुछ बदलाव आए हैं। ये नगरीकरण के प्रभाव से अंशतः ही प्रभावित हुए हैं। यानी कि नगरीय प्रभाव के ये थोड़े बहुत ही इनमें समाज में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। सरकारों ने योजनाओं द्वारा इन क्षेत्रों में ढांचागत विनिर्माण प्रारंभ किए और सरकार ने अपनी योजनाओं में इनके ढांचागत विनिर्माण के लिए, यानी कि इनकी स्थिति को सुधारने के लिए इनके लिए कुछ कार्य सरकार ने किए हैं, लेकिन इनका लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है। यानी कि सरकार ने इनके लिए नियम बनाए लेकिन फिर भी इन्हें उनका लाभ नहीं मिल पाता है। फिर संभरणात्मक आर्थिक व्यवस्था तथा रूढ़िगत सामाजिक ढांचों ने इन लोगों को शिक्षा एवं तकनीकी से दूर रखा है। यानी कि इनकी संभरणात्मक, यानी अपने परिवार के पालन पोषण की आर्थिक व्यवस्था तथा रूढ़िगत सामाजिक ढांचे ने, यानी अपने परंपरा से चली आई जो समाज की जो रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज है, उनके कारण इन लोगों को तकनीकी और शिक्षा से दूर रखा है। यानी कि इनके समाज की जो नियम कानून है उनके आधार से इन्हें सामाजिक एवं तकनीक से ये दूर रहते हैं। राजस्थान में जनजातियों के निवास स्थान का भौगोलिक वर्गीकरण पर 3 क्षेत्र बनते हैं। पहला है दक्षिणी राजस्थान, दूसरा है पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान। यानी कि इन 3 क्षेत्रों में जनजातियाँ निवास करती हैं। फिर अगला आता है अन्य पिछड़े वर्ग, यानी कि पिछड़े वर्ग किन्हें कहा जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यानी कि पिछड़े वर्ग के अंतर्गत किन्हें गिना जाता है कि जो सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत गिना जाता है। और जो मुख्यतः कृषि द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि कृषि पर ही उनका पूरा जीवन यापन होता है। पिछड़ापन व्यक्ति का नहीं बल्कि समूह का एक लक्षण होता है। यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि उनके पूरे समूह का ये लक्षण होता है। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 3 आधार माने हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। यानी कि इन 3 आधारों पर ही इन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत गिना जाता है। फिर अगला है मंडल आयोग। 1977 में जब जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाते हैं। यानी कि मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? 1977 में हुई और ये जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में सत्ता में आई, यानी कि जनता पार्टी ने ही इसको प्रोत्साहित किया है। वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे मंडल आयोग का नाम दिया गया। मंडल आयोग की सिफारिशें, यानी कि मंडल आयोग ने इनके कल्याण के लिए कौन कौन सी सिफारिशें रखी थी। 30 अप्रैल 1982 को मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। यानी कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें या अपना जो कार्य है उसका प्रस्तावना राज्य सरकार को, भारत सरकार को कब पहुंची थी? 30 अप्रैल 1942 को दी थी। आयोग ने सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया। यानी कि इन पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण इनके लिए आरक्षित करवाए गए।
आयोग ने सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए यानी सभी क्षेत्रों में इनके विकास के लिए, इनके पदों की उन्नति के लिए 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की कि इन्हें प्रत्येक क्षेत्र में इन्हें 27% इनका आरक्षण हो। आयोग ने पिछड़े वर्ग की सूचियां बनाने एवं आयु सीमा में छूट देने के लिए आवासीय छात्रावास बनाने की सिफारिश की, यानी कि इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए इनके लिए छात्रावास आवासीय छात्रावास बनाने की सिफारिश की, यानी कि इन पिछड़े वर्गों को उच्च स्तर पर लाने के लिए सरकार ने ये सभी नियम बनाए। फिर आगे है सरकार द्वारा 27% आरक्षण की घोषणा तथा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश, यानी कि सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद के पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की तथा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी कि प्रत्येक सभी जगह पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। अक्टूबर 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया, यानी कि मंडल आयोग ने इसको पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करना शुरू किया। न्यायालय का निर्णय तथा सरकार द्वारा क्रियान्वयन 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ी जातियों के लिए किए गए 27% आरक्षण को उचित ठहराया। साथ ही यह कहा कि इन जातियों में संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन के अंतर्गत भी जो संपन्न है, इस जाति के अंदर जो संपन्न व्यक्ति है उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। 8 सितंबर 1993 से केंद्र सरकार ने 27% आरक्षण व्यवस्था को पिछड़े वर्गों के लिए लागू कर दिया, यानी कि ये नियम कब लगा? 8 सितंबर 1993 से। राजस्थान सरकार ने 1994 में 21% आरक्षण व्यवस्था पिछड़े वर्गों हेतु लागू कर दी, जिसमें 52 जातियाँ शामिल है, यानी कि इस आरक्षण के लिए 22 जातियाँ जो है इसमें सम्मिलित की गई हैं। इन अन्य राज्यों ने भी इसे लागू कर दिया, यानी कि सभी राज्यों ने इस नियम को लागू कर दिया कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जाए। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, जो अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नाम शामिल करने का हटाने के संदर्भ में शिकायतें सुनने का कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। वो कब किया गया था? 14 अगस्त 1993 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया, जो अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नाम शामिल करने या हटाने के संदर्भ में शिकायतें सुनने का कार्य करता है।